हिंदी गद्य खंड में जो सिलेबस में पढ़ना है चैप्टर, आपको लास्ट चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम है। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर कलाम जी का जन्म 1931 ईस्वी को रामेश्वरम के निकट, दक्षिण भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो एक साधारण मछुआरे थे, मछली का व्यापार करते थे। इनकी माँ का नाम असियम्मा था और ये 5 भाई और बहन थे, जिनमें से सबसे छोटे थे। कलाम जी की जो घर की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ना बहुत दयनीय थी ना बहुत अच्छी थी, मिडिल क्लास की थी। ये पढ़ाई भी करते थे और साथ ही साथ मेहनत भी करते थे और उसी मेहनत से जो कुछ इनको इनकम होता था उसी से अपनी पढ़ाई की फीस जमा करते थे। प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के मैट्रिकुलेशन स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद उच्च शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पढ़ाई की। 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को हृदय आघात हुआ, जिसको कहते हो अंग्रेजी में हार्ट अटैक आ जाने के कारण इनका देहांत हो गया। कलाम जी राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी और वो अविवाहित रह करके राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। डीआरडीओ नाम सुने होंगे, डीआरडीओ वैज्ञानिक अनुसंधान विकास संगठन केंद्र है और उसी से ये संबंध रखते थे। कलाम जी की प्रसिद्ध रचनाएं अग्नि की उड़ान, द विंग्स ऑफ द फायर, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर और इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडियन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वान ब्राउन अवार्ड आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, प्रशंसनीय राष्ट्रपति, दार्शनिक, समाजशास्त्री, समाजसेवी आदि के रूप में हम भारतीय जनता के हृदय में आज भी विराजमान हैं और भविष्य में सदैव विराजमान रहेंगे। हम और हमारा आदर्श चैप्टर में आप देखेंगे सफल वैज्ञानिक, अग्नि मिसाइल प्रक्षेपास्त्र को सफल बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम जी ये बात हमेशा कहा करते थे कि मैं जब भी मौका मुझको मिलता था किसी से मिलने का तो युवाओं से मैं जरूर मिलता था, क्योंकि मैं समझता था कि युवा जो हैं यही परिवर्तन लाएंगे, यही क्रांति लाएंगे और जब इनका परिवर्तन कुछ करने का विचार करेगा
या विचार नहीं कर रहा है, तो हम उसको उस क्रांति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम प्रेरणा स्वरूप अपने विचारों को देंगे और भारत को एक नया राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्पना कलाम जी ने की थी, वह उन नवयुवकों में देखने को मिली। और जब कलाम जी छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उस समय भी वे अपने संपूर्ण सहयोगियों, साथियों के साथ इसका विचार सदैव किया करते थे कि हमारा राष्ट्र क्या करने से आगे बढ़ सकता है। हाथ पर हाथ रखे रहने से राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। उन्होंने स्वप्न देखा था उस समय, 2012 की बात मैं बता रहा हूं। उस समय उन्होंने संभाषण के दौरान कहा था कि 2020 तक हमारा राष्ट्र भारत विकसित हो जाएगा। ये मेरा मानना है। रामेश्वरम एक टापू है, रामेश्वरम एक टापू है जहां पर उनका जन्म हुआ था। टापू मतलब द्वीप जिसको बोलते हो हिंदी भाषा में। वहां से जब मैं निकला इस भारत की ओर, और पूरे जो राज्य हैं भारत में, उसको जब मैं टहलने का विचार बनाया, तो देखा कि जीवन जो है बहुत लंबा है। जैसे रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर है, तय करना है, दूरी बहुत तय करनी है। क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए हमें अनेक प्रकार की समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। संघर्षों को काटते हुए आगे सफलता इंतजार कर रही है, उसके पास पहुंचना पड़ता है। पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि आखिर वह क्या था जिसके कारण से यह सब संभव हो सका है। महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति के अंदर सदैव अपने महत्व की आकांक्षाएं रहती हैं कि हमें लोग सदैव रिस्पेक्ट दें, हमारा महत्व रखें, हमारा मान सम्मान बनाए रखें। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तभी सोचते हैं, अब अच्छा नहीं करेंगे तो कदापि नहीं सोचेंगे। कई बात मेरे दिमाग में, कलाम जी कहते हैं, कई बात मेरे दिमाग में चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपना योगदान जो दिया है, उस योगदान के एवज में ही अपने मूल्यों को समझा है, जाना है। जो मुझको इतना इस भारत देश से मिला, अन्य राष्ट्रों से जो मुझे मिला, वह सब मेरे अपने खुद के गुण थे, खुद के स्वयं के कर्तव्य थे, जिस कर्तव्यों से मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है, फक्र हो रहा है कि मैं भारतीय हूं। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। प्रारंभिक जो चीजें होती हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने जो भी दिया है, पंच तत्व परमात्मा ने मूल रूप से सबको दिया है। 5 तत्व जिससे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इसको सबको बराबर दिया है परमात्मा। कोई ये कहे कि हम जो है ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं, हम आग ज्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा ने सब कुछ बराबर रख दिया है। अब इसी में से थोड़ा थोड़ा सब लोग लेकर के अपना जीवन निर्वाह करिए। तो सभी अपना अपना हक जमाते हैं, क्योंकि अगर ये मनुष्य इन 5 चीजों से नहीं युक्त रहेगा तो रह ही नहीं पाएगा। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को मेरा भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हो गए हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। अब जिम्मेवारी जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है।
2001 की बात मैं बताऊं, 2001 में नरेंद्र मोदी जी वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे सबसे पहली बार। और 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको कहा था कि आपको कमान संभालनी है गुजरात की, गुजरात आपका इंतजार कर रहा है। तो उस समय इन्होंने कहा क्या था कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, किसी और को रख दीजिए, मैं सिर्फ उसका सहयोग करूंगा, इतना बोली थी। तो अब सहयोग करूंगा इन्होंने कहा था। तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुने होंगे आप लोग, उन्होंने इनको फोन पर यह बताया कि सहयोग नहीं, आपके सहयोग में सब लोग लगेंगे, आपको आगे बढ़ना है, आपको भारत राष्ट्र का जो ये राज्य है गुजरात राज्य, इसको बनाना है। तो अंततोगत्वा स्वीकार कर लेते हैं। अब स्वीकार किए तो आगे बढ़ने लगे, जिम्मेदारी उनको दे दी गई, एक राज्य की जिम्मेदारी मिली और उसको बखूबी पूरे राष्ट्र में प्रथम दर्जा मिला उस राज्य को। और वही देखिए आज उनको पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी मिल गई, मिली है कि नहीं मिली? पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी जब उनको दी गई है तो अब वे कैसे हों और कैसे ना हों ये हम पर निर्भर नहीं करता है। हम पर यह निर्भर करता है कि वे जो भी कह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो राष्ट्र हित में है या नहीं है, वह बात हम पर निर्भर करती है। अगर राष्ट्र हित में है तो हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, राष्ट्र हित में नहीं है तो हम लोग बहिष्कार करते हैं। यही जिम्मेदार नागरिक होने का हम लोगों का कर्तव्य है। हमारा धर्म, हमारा कर्म यही कहता है कि हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस भूमि पर रह रहे हैं, यह भूमि विदेशों के हाथ में ना जाने पाए। और मतलब कि कोई ये चाह करके भी जैसे पीछे गुलामी थी वो गुलामी ना आने पाए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब से निजात पाने के लिए भारतीय नवयुवकों को मैं, कलाम जी कहते हैं कि भारतीय नवयुवकों को मैं स्वयं जाकर के जिम्मेदार नागरिक बनने का एक उपदेश दिया करता था, बताता था, सदैव उनको समझाता था कि आप लोग ही भविष्य के कर्णधार हो, आपके द्वारा ही पूरा राष्ट्र निर्मित हुआ है और आप ही अगर राष्ट्र से रुझान समाप्त कर दोगे तो राष्ट्र हमारा तो चला जाएगा। अब बात ये रही कि जो राष्ट्र विकसित हो गए वो कैसे हुए? क्या वो चुपचाप बैठे बैठे विकसित हो गए? नहीं। इंग्लैंड जो आपके यहां लगभग 350 साल, 450 साल तक शासन किया है आपके यहां भारत में, वो इंग्लैंड भी पहले ऐसे कैसे रहा होगा कभी भूतकाल में कि उसका भी पेट नहीं भरता था, लेकिन उसने एक तरफ जो है उन्नति के कांटों को साफ किया और दूसरी तरफ से अपने पेट को भरा और धीरे धीरे वो डेवलप करता चला गया और राष्ट्र अंततः विकसित हो गया। ऐसा रहस्य जो है वो किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं कि मेहनत का जो रंग होता है वो सबसे उत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना कहा जा सकता है कि इन राष्ट्रों में जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि उन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। अब बहुत उत्कृष्ट जो देश हैं G8, उत्कृष्ट देशों की गणना में यह देखा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। और अपने यहां क्या है राष्ट्र में, अगर एक कमाने वाला है तो 10 खाने वाले बैठ जाएंगे,
और 10 लोग अगर खाने वाले बैठ गए तो एक लोग जो है बेचारे वो कमा रहे हैं, अंत में कह देंगे अब हमें 1 रुपया नहीं देंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? पहले तो बैठ कर खा लिए 2-4-10 साल, उसके बाद अपना ना आप करने लायक रह गए, न कुछ ना कमा सकते हो ना खा सकते हो। सारी गड़बड़ी यहीं से उत्पन्न हो रही। और वहां क्या है विकसित राष्ट्रों में, एक नहीं 10 कमाने वाले हैं तो 2 ये खाने वाले होंगे। कितना खाते हैं विदेशों में लोग? बहुत थोड़ा सा खा लेते हैं। और अपने भारत में कितना सारा खा लेते हैं, दिन भर हमको लगता है खाते ही रहते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो खा रहे हैं, और वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं इसलिए भूख उनको कम लगती है। सीधी सी बात, जिसके शरीर से पसीना निकलेगा उसे भूख लगेगी, क्योंकि मेहनत कर रहा है तो मेहनत करने पर ही भूख लगती है। मेहनत ना करने वाला बहुत ज्यादा भोजन नहीं कर पाता है। यह सबसे पुख्ता प्रमाण दिया गया है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग रहे हैं विकसित राष्ट्रों में, वो सदैव विकास करते चले गए, और अपना भारत राष्ट्र एक के पीछे 10 खाने वाले जब हुए तो ये पीछे हटता चला गया। इसी भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यही भारत देश देखिए, यहां माटी की चिड़िया भी नहीं बची, सब उड़ा ले गए। मैं यह नहीं मानता हूं कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। आध्यात्म जगत जो है, अब चाहे वो इस्लाम जगत से संबंध हो, चाहे वह हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे जिस धर्म से संबंधित हो, उसको हम आध्यात्म जगत ही कहेंगे। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, चाहे समृद्धि हो चाहे अध्यात्म हो, क्योंकि समृद्धि लोगों की मानना है कि समृद्धि आध्यात्म जगत से ही मिलती है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से हमको समृद्धि मिलती है, कभी झूठे घर बैठ करके समृद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्ति करने की इच्छा में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अथवा भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। अब कलाम जी कहते हैं कि मैं स्वयं एक राष्ट्रपति हूं, लेकिन उतने सारे संपूर्ण संसाधनों का मैं उपयोग नहीं करता। मैं सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाला हूं। मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग कर रहा हूं, कम से कम जितनी वस्तुएं लगेंगी उन वस्तुओं का मैं उपभोग करता हूं, उपयोग करता हूं। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं। लेकिन मैं जिधर भी जाता हूं, भारत राष्ट्र के जिस कोने में मुझको मौका मिलता है जाने का, जब मैं वहां जाता हूं, अगर मुझको दिखाई पड़ा कि यहाँ विकास बढ़िया हुआ है, तो वहां पर ये मुझको तनिक भी उससे ईर्ष्या जलन नहीं होती, बल्कि ये लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार से बढ़ तो रहा है। कलाम जी ने ही एक वाक्य कहा था, एक घड़ी थी और वो घड़ी बिगड़ी हुई थी, सुई उसी पर रुक गई थी, तो कहा कि इसको देखने वाले देखो, इस घड़ी को देखो, ये बंद है जरूर करके, लेकिन 24 घंटे में 2 बार यह समय बताती है। 24 घंटे में 2 बार समय एकदम एग्जैक्ट बताएगी। इसलिए कि सदैव अपने कार्य को आप समझिए कि हम भले एकदम नहीं कर पाएंगे, फिर भी प्रयास करिए, प्रयास करने से सफलता मिलेगी। क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा, विश्वास लाती है। जो समृद्धि मिल जाती है हमको, तो उस समृद्धि से अपनी सुरक्षा भी होती है, और अपना गट्स जो होता है, विश्वास जो होता है, वह अधिक दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। अब आजादी को बनाए रखने में सहायक है समृद्धि, तो इसका मतलब यह है कि हमारा भारत राष्ट्र पहले आजाद नहीं था,
जब आजाद नहीं था तो उस समय पैसों की आवश्यकता थी, क्योंकि जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे अंग्रेजों से तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। पैसा नहीं रहेगा तो हमारे पास संसाधन कहां से आएंगे, गोला बारूद कहां से आएगा, हम कैसे उसका डटकर मुकाबला करेंगे, आदि सारी चीजें हैं। तो आजादी के लिए समृद्धि की भी बड़ी आवश्यकता रही है, और ये सारी आवश्यकताएं प्रायः युवाओं से ही पूरा हो सकती हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद की प्रकृति भी कोई काम अधूरे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में आप चले जाइए, देखिए प्रकृति, आप जब आप पेड़ कहीं लगाए हो या कहीं हो बगीचा हो तो आप वहां पहुंचिए और देखिए, प्राकृतिक दृश्य देखिए, नजारा देखिए, उसका कितना अद्भुत दिखाई पड़ता है। और वह निरंतर जो हवाएं हैं ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इससे हमें यह सीख ले लेनी चाहिए कि जब प्रकृति अपना अधूरा कार्य नहीं करती है तो हम अपना अधूरा कार्य क्यों छोड़ दें। हमारा जो उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो हम उस कार्य से विचलित क्यों हो जाएं। मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे है। जितना आप यकीन नहीं कर सकते हो उतना ऊपर जो है ये आकाश मंडल फैला हुआ है। आप चाहे जहां जाओ, आकाश मंडल ऊपर आपको दिखाई ही पड़ेगा। जो भी कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह सब एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद का नाम सुने होंगे, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में ओज होता है, ओज ही ऊर्जा है। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखते हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्म स्वरूप है, आत्मा है, और जो ये बाह्य पदार्थ हैं, इन सब का आपस में तालमेल है, तादाद में स्थापित किया गया है, तालमेल है, सामंजस्य बनाया गया है, तभी जाकर के यह मानव जीवन पूर्ण रूपेण सिद्ध हो पा रहा है, चल रहा है। आध्यात्मिक जो बातें हैं वो भौतिक पदार्थों की इच्छाएं और जो मानव जीवन की प्रक्रिया है, इन सब से बिल्कुल युक्त है, तथा इसके बावजूद अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया जाता है, हमें यह बताया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारा आपके पास धन रहे, अगर साधारण तरीके से आप अपने जीवन को बिता लेंगे तो कोई गुनाह नहीं कर दिए हो आप, बहुत अच्छा किए। बहुत से लोगों को हमने देखा है, जहां तक मेरा मानना है कि जल ही जीवन है लोग कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ अगर लगा तो कम से कम एक बाल्टी पानी अड़ाएंगे, एक बाल्टी पानी में इतना धुलेंगे, समझ रहे हो। अब इतना सारा जल जो है बर्बाद कर दिए, एक तरफ कहते हो जल ही जीवन है, दूसरी तरफ उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि संसाधनों के होते हुए भी कम से कम में जीवन बिता लेना कोई गुनाह का कार्य नहीं है, अच्छी बात है। जो आप बचा के रखे हो उसको कोई और उपयोग कर लेगा और किसी की जिंदगी आगे संवर जाएगी। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था। अब एक चीज और कि इतना भी ना हो कि आपके पास बहुत सारा धन भरा हो, बहुत सारे संसाधन मौजूद हों और आप मुंह ना धो सकें, मक्खियां आती रहें जाती रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम स्वच्छ भारत मिशन का ख्याल रखें। लेकिन जैसा कि उनके साथ था, गांधी जी की बात बताई गई
गांधी जी के समय में वास्तव में समस्या थी। उस समय वैदेशिक कपड़े चलते थे, वैदेशिक कपड़े, विदेशी कपड़े बेचे जाते थे, आते थे, और यही टेरिकाट वगैरह जो था यही सब चलता था। खद्दर के कुर्ते चलते थे, तो मार्किन की धोती चलती थी। तो वही एक धोती महात्मा गांधी पहनते थे और उसी एक धोती को पहन करके ओढ़ भी लेते थे, उसी से गुजारा कर लेते थे। आपके मामले में यह भी आपकी पसंद पर निर्भर करता है। ये आप हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस होती है कि कौन क्या कैसे रहेगा, कैसा अपना वो जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इसमें वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं और जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति के चेहरे को देख करके नहीं कहा जा सकता है कि फला व्यक्ति इस तरह से है, क्योंकि उसका जो आंतरिक हृदय होता है और हृदय की जो मर्मस्पर्शी बातें होती हैं वे बातें बताती हैं कि फला व्यक्ति किस क्वालिटी का होता है। तो महात्मा गांधी की आंतरिक जो क्वालिटी थी वो बाहरी कपड़ों से नहीं आंकी जा सकती। लेकिन जो त्याग थी, तपस्या थी, उसके वे प्रतिमूर्त स्वरूप थे महात्मा गांधी जी। त्याग, तपस्या और उदारता के एकदम समझिए मूर्तिवत दिखाई पड़ते थे। जोर जबरदस्ती से चुनना सहने का गुणगान करना अलग अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति के संपर्क कायम रखने के लिए मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। मेरा सबसे बड़ा आधार यह रहा है कि कम से कम मैं जीवन को सुचारू रूप से चलाएं और राष्ट्र के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। उसके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। जो महात्मा गांधी जी ने एक स्वप्न देखा था कि हमारा भारत कैसे होगा, राम राज्य होगा, एक समय आएगा कि जहां राम राज्य कायम रहेगा। ऐसा जो स्वर्णिम युग था, उस स्वर्णिम युग के स्वप्न को दिखाने के लिए मैं भी राष्ट्र के कोने कोने में टहला और युवाओं को प्रेरित करता रहा कि आप सभी जो भी कुछ करें मन लगाकर करें, हृदय की गहराइयों से करें कि राष्ट्र का विकास हो सके। अपनी जो आंतरिक इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकें और इस तरह से आसपास आपके जो स्नेह है वह स्नेह बिखरता रहे, सभी प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागा ना होए, अर्थात कोई दुख से परेशान ना रहे। यदि आप ऐसे ही भारत राष्ट्र में अपने आसपास खुशियों को बिखेरते रहेंगे तो निश्चय ही हमारा भारत राष्ट्र एक ना एक दिन विकसित हो जाएगा और जो 2020 का विजन है वो सार्थक हो जाएगा। अर्थात 2020, 2020 का मतलब 2020 भारत डेवलपमेंट कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। यहां भारत में तो लोग करते क्या हैं, आसपास खुशियों बिखेरने के बजाय लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि अगला व्यक्ति गिर पड़े और हमारा विकास हो जाए। तो ऐसा भारत का जो थर्ड क्वालिटी का स्वप्न है, इसको देखने वाले कुछ ही लोग हैं और वे कुछ लोग इस भारत के
विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे भारतीयों को तो भारत में रहने का अधिकार है ही नहीं। क्योंकि जब ये अपने घर का, अपने आसपास का विकास नहीं कर पा रहे हैं, अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे? इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कलाम जी की तरफ से और अपनी भी तरफ से मैं यही कहूंगा कि सदैव व्यक्ति को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य हो, उन सभी आवश्यक कार्यों को मन से, तन से, हृदय से पूर्ण रूपेण करें, जिससे हमारा राष्ट्र विकसित, पल्लवित हो सके।